तो आज हम बात कर रहे हैं आर्कटिक की। ये वो बर्फीला इलाका है जो नक्शे पर तो काफी दूर लगता था, पर अब दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक कह सकते हैं नई खींचतान का मैदान बन गया है। बिल्कुल। यहाँ खनिजों, नए रास्तों और मतलब स्ट्रेटेजिक दबदबे के लिए एक अजीब सी खामोश दौड़ चल रही है। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि ये इलाका इतना अहम क्यों हो गया है अचानक से। बिल्कुल, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे क्लाइमेट चेंज और दुनिया की बदलती राजनीति ने इस जमे हुए रेगिस्तान को एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बना दिया है। जो जानकारी हमारे सामने है वो इसी कहानी के अलग अलग पहलू दिखाती है। संसाधन है, रास्ते हैं और देशों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बर्फीली चादर के नीचे आखिर ऐसा है क्या जिस पर सबकी नजर है। सुना है यहाँ तेल और गैस के बड़े भंडार हो सकते हैं। हाँ, जो अनुमान है वो बताते हैं कि दुनिया का लगभग 13% अनदेखा तेल। 13%? हाँ, और करीब 30% अनदेखी प्राकृतिक गैस। मतलब ये आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। 30% गैस, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। अगर ये अंदाजे सही निकलते हैं तो आर्कटिक ऊर्जा के मामले में सऊदी अरब या रूस जैसे बड़े देशों की बराबरी कर सकता है। सोचिए जरा, इससे दुनिया का पूरा एनर्जी मैप कैसे बदल सकता है। और ये सब अब शायद सुलभ भी हो रहा है क्योंकि बर्फ पिघल रही है। हाँ बिल्कुल, बर्फ पिघलने से इन खजानों तक पहुंचना पहले से कह सकते हैं थोड़ा आसान हो गया है। और सिर्फ खजाना ही नहीं, आपने कहा रास्ते भी खुल रहे हैं ना, वो नॉर्दर्न सी रूट, उसका जिक्र काफी होता है। सही कहा, ये नॉर्दर्न सी रूट ये आर्कटिक के ऊपर से होकर गुजरता है। और सबसे बड़ी बात, ये एशिया से यूरोप के बीच की दूरी को आप मानिए 40% तक कम कर सकता है। 40%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ बिल्कुल, शिपिंग कंपनियों के लिए सोचिए इसका क्या मतलब है। जो माल पहले स्वेज नहर से घूमकर महीनों में पहुंचता था, वो शायद अब हफ्तों या दिनों में पहुंच जाए। तो ये तो व्यापार के लिए एक क्रांति जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। हालांकि देखिए, मौसम और बर्फ की जो अनिश्चितता है वो अब भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जैसा कुछ रिपोर्ट्स बताती भी हैं। ये इतना आसान भी नहीं है अभी। समझा। तो जाहिर सी बात है, इस दौलत और इस रणनीतिक रास्ते पर कब्जा करने की होड़ तो होगी ही। कौन कौन है मुख्य खिलाड़ी इस मैदान में? रूस का नाम तो काफी सुना है। हाँ देखिए, रूस की जो भौगोलिक स्थिति है वो उसे आर्कटिक में एक बहुत बड़ा दावेदार बनाती है। उनका लगभग आधा आर्कटिक तट उनके हिस्से में आता है। आधा तट? जी, और उन्होंने इसका फायदा भी उठाया है। कई नए सैन्य अड्डे बनाए हैं पिछले कुछ सालों में। उनकी परमाणु पनडुब्बियां वहां गश्त लगा रही हैं। और उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर जहाजों का बेड़ा है। मतलब वो साल भर वहां ऑपरेशन कर सकते हैं। वो इसे एक तरह से अपना पिछवाड़ा मानते हैं और अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहे हैं। रूस की मौजूदगी तो मजबूत दिखती है, लेकिन वो अकेले खिलाड़ी तो नहीं होंगे, है ना? अमेरिका का क्या रुख है इस पर? बिल्कुल नहीं, अकेले बिल्कुल नहीं है। अमेरिका अलास्का के जरिए आर्कटिक में एक प्रमुख शक्ति है। फिर नेटो के सदस्य देश हैं जैसे कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क भी है। ग्रीनलैंड के जरिए ये सब भी अपने अपने दावे और प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। अच्छा। और ये देश अक्सर मिलकर सैन्य अभ्यास भी करते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं रूस को एक संदेश देने की कोशिश भी होती है। और एक और दिलचस्प खिलाड़ी का जिक्र आता है, चीन। वो तो आर्कटिक का सीधे सीधा हिस्सा नहीं है, फिर भी इस दौड़ में वो कैसे शामिल है? उन्हें नियर आर्कटिक स्टेट भी कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये चीन की एक खास रणनीति है। देखिए, भौगोलिक रूप से वो आर्कटिक से दूर हैं, लेकिन उन्होंने खुद को निकट आर्कटिक राष्ट्र घोषित कर दिया है। अच्छा। उनका तर्क यह है कि आर्कटिक में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, नए रास्ते खुलना, इनका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा और चीन पर भी पड़ेगा जी। इसलिए उनका मानना है कि आर्कटिक किसी एक देश का नहीं है, बल्कि एक वैश्विक साझा क्षेत्र है और इसके भविष्य में उनकी भी सीधी हिस्सेदारी बनती है। तो वो दखल चाहते हैं? हाँ, और वो भारी निवेश कर रहे हैं, खासकर रूस के साथ मिलकर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में और नॉर्दर्न सी रूट के विकास में भी। तो ये मामला अब सिर्फ संसाधनों या व्यापारिक मार्गों का नहीं रह गया है, ये तो सीधे सीधे रणनीतिक वर्चस्व की, मतलब दबदबे की बात हो गई लगती है। एकदम। जिसके पास आर्कटिक में दबदबा होगा वो भविष्य में ग्लोबल सप्लाई चेन और शायद सैन्य संतुलन पर भी काफी हद तक नियंत्रण रख सकेगा। बिल्कुल सही कहा। कुछ विशेषज्ञ जिनकी राय हमें मिली है वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जैसे आज दुनिया की नजरें तेल के लिए मध्य पूर्व पर टिकी रहती हैं, हाँ। आने वाले दशकों में आर्कटिक उससे भी बड़ा भू राजनीतिक तनाव का केंद्र बन सकता है। ये आर्थिक और सामरिक दोनों नजरियों से बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण इलाका बनता जा रहा है। दांव बहुत ऊंचे हैं इसमें।
तो कुल मिलाकर देखें तो आर्कटिक एक ऐसा शतरंज का बोर्ड बन गया है जहां फिलहाल सीधी जंग तो नहीं हो रही, पर मोहरे बड़ी तेजी से चले जा रहे हैं। हाँ, खामोशी से। हाँ, जो जानकारी हमने देखी वो इशारा करती है कि अगले कुछ दशकों में आर्कटिक पर जिसका नियंत्रण होगा, दुनिया की आर्थिक और सामरिक दिशा तय करने में उसकी भूमिका बहुत अहम हो सकती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जिसका जिक्र हमारी जानकारी में भी है। क्या ये खामोश दौड़, ये बढ़ता हुआ सैन्य जमावड़ा और ये जो दावों का टकराव है, क्या ये किसी दिन खुलकर सामने आ सकता है? क्या आर्कटिक भविष्य के किसी बड़े वैश्विक संघर्ष का एक नया मोर्चा बन सकता है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल शायद आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सवाल है।